नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस बेहद खास अंक को लेकर। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। अगले एक घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें और साथ ही होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियां भी। इसके अलावा जो तमाम महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें हैं उनसे भी अगले एक घंटे में आपको रूबरू कराएंगे, जिसमें आज संसद में जो बजट पर चर्चा है वो काफी अहम होने वाली है। क्या कुछ वहां से नीतिगत फैसले लेते हुए नजर आएंगे और किस तरह से बैठक में जो विचार विमर्श होगा इससे हम आपको रूबरू कराएंगे। इसके अलावा दिल्ली में जो बजट सत्र है उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो अपने चरम पर है और आज बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। क्या कुछ रहना है और दिल्ली वासियों को क्या कुछ मिलने वाला है, इस पर हमारा फोकस रहेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो खबरें हैं उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के 8 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में क्या कुछ कामकाज रहा है और किस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो चरम पर पहुंचती हुई नजर आई हैं, तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। संसद में आज से बजट पर चर्चा। वित्त मंत्री लोकसभा में वित्त विधेयक पारित करने का रखेंगी प्रस्ताव। राज्यसभा में बैंककारी संशोधन विधेयक पास कराने की होगी कोशिश। दिल्ली में आज से शुरू होगा रेखा सरकार का बजट सत्र। डीटीसी के कामकाज पर पेश की जाएगी सीएजी रिपोर्ट। सदन में हंगामे के आसार। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की बड़ी साजिश नाकाम। पुंछ के सांगला में भारी हथियार, गोला बारूद, आईईडी और नशीले पदार्थ बरामद। कठुआ के हीरानगर में भी आतंकियों की तलाश। यूपी में त्योहारों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए योगी के जरूरी दिशा निर्देश। सरकार के 8 साल पूरे होने पर सभी जिलों में मनाया जाएगा जनपदीय विकास उत्सव। कनाडा में 28 अप्रैल को होगा चुनाव। नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने की घोषणा। कहा, कनाडा को तोड़ने और कब्जा करने का ट्रंप का मंसूबा नहीं होने देंगे कामयाब। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। संसद के बजट सत्र के दौरान इन दिनों दोनों ही सदनों में विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित बजटीय प्रावधानों पर चर्चा चल रही है और इसी कड़ी में आज लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल के अलावा वित्त विधेयक 2025 विचार और पारित करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये प्रस्ताव रखेंगी और इसके अलावा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों के बारे में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा वक्तव्य देंगे। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में शून्यकाल और प्रश्नकाल के अलावा राज्यसभा में बैंककारी विधिया संशोधन विधेयक 2024 विचार और पारित करने का प्रस्ताव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 में लोकसभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमति प्रदान करने का प्रस्ताव करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर एल मुरुगन राज्यसभा में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति में नियुक्ति के लिए प्रस्ताव करेंगे। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिवेदन भी इसमें पेश होंगे। तो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है संसद का आज का पूरा दिन और साफ तौर पर, क्योंकि इस हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है और सोमवार के दिन काफी महत्वपूर्ण जो कार्य है वो किए जाने हैं। शैलेंद्र मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, गुड मॉर्निंग। और उसी के साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो अब की बार यहाँ पर जो चर्चा है वो तो संभावित है ही, ऐसे में क्या क्या विधेयक अब की बार, कौन कौन से ऐसे विधेयक है जो वहां पर रखे जाएंगे और किस तरह की कार्रवाई आगे बढ़ती हुई नजर आएगी? गौरव, देखिए, अगर विधायी कामकाज पर नजर डालें तो शुक्रवार को हमने देखा था कि राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा पूरी हुई थी और गृह मंत्री ने विस्तार से जवाब दिया था। वहीं लोकसभा में कृषि मंत्रालय से संबंधित कामकाज की जो चर्चा है वो पूरी हुई थी। तो हमने देखा कि विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगे और उन विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा वो लोकसभा और राज्यसभा में पूरी हो चुकी है और गिलोटिन जिसे बोलते हैं वो शुक्रवार को पारित करा लिया गया। यानी बजट का जो पहला भाग होता है वो पारित हो गया। उसके बाद फाइनेंस बिल रखा जाता है। आज वो लोकसभा में सूचीबद्ध है। यानी फाइनेंस बिल पारित होने के बाद जो बजट पारित होने की जो प्रक्रिया है वो संसद से पूरी हो जाएगी और बजट सत्र का जो दूसरा चरण होता है उसमें विधायी कामकाज के लिहाज से सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता यही रहती है कि डिमांड ड्राफ्ट ग्रांट, यानी जो अनुदान मांगे हैं विभिन्न मंत्रालयों की, उनको पारित कराया जाए, गिलोटिन पारित कराया जाए और उसके बाद फाइनेंस बिल पारित कराया जाए।
तो वो एक अहम प्रक्रिया आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। हमने देखा कि शुक्रवार को इसीलिए बीजेपी और एनडीए के सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया था, क्योंकि तमाम मंत्रालयों की अनुदान मांगे पारित होनी है। गृह मंत्री ने अपने जवाब में राज्यसभा में जब चर्चा हो रही थी तो बहुत स्पष्ट तौर पर किस तरह से आतंक की घटना में कमी आई है, आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है, उसका तो उत्तर दिया ही। साथ ही साथ जो डीएमके की राजनीति है भाषा को लेकर, उस पर भी करारा निशाना साधा था और कहा था कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई तमिल भाषा में क्यों नहीं कराते, उसमें जो बड़ी किताबें हैं उनको ट्रांसलेट करना चाहिए तमिल में। और हम जानते हैं कि केंद्र सरकार की एक नीति है कि जो स्थानीय भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनमें भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, हिंदी में या फिर बाकी क्षेत्रीय भाषाओं में। तो ये बात कही थी। आज हम देख रहे हैं कि एक विधेयक भी राज्यसभा में सूचीबद्ध है। तो अब सरकार की कोशिश ये होगी कि जो विधेयक किसी एक सदन से पारित हो चुका है उसे दूसरे सदन से पारित कराया जाए। और सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा चर्चा है वक्फ संशोधन बिल की, और कहा जा रहा है कि 30 तारीख के बाद यानी अगले महीने के पहले या दूसरे दिन तक ये बिल सदन के पटल पर रखा जा सकता है। क्योंकि इस बिल को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, जेपीसी की रिपोर्ट आ गई है, उसके सुझावों को मंजूर करते हुए कैबिनेट पारित कर चुका है। तो उस विधेयक पर सभी की निगाहें हैं, लेकिन उससे पहले जो किसी एक सदन से पारित किए हुए विधेयक हैं उन पर सरकार आगे बढ़ना चाहेगी। और इसीलिए आज राज्यसभा में एक विधेयक, बैंककारी जो विधेयक है वो सूचीबद्ध किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा प्राथमिकता यही होगी कि फाइनेंस बिल पारित किया जाए। हमने पिछले हफ्ते देखा था कि एक दिन जरूर गतिरोध रहा था जब टी शर्ट पहनकर आए थे और सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने नाराजगी जताई थी डीएमके के सांसदों पर। लेकिन कमोबेश देखें तो संसद सुचारू रूप से चली है, खूब चर्चा हुई है, वाद विवाद हुए हैं, जवाब हुआ है। तो उम्मीद यही है कि आज भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी। सदन में प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे, प्रश्नकाल में, शून्यकाल में तमाम मुद्दे उठेंगे और उसके बाद विधायी कामकाज आगे बढ़ेगा। ठीक है शैलेंद्र, विपक्ष का रवैया आपकी बार का क्या कहता है? क्या विपक्ष आपकी बार की रणनीति लेकर सदन में आएगा? देखिए, इस बजट सत्र के दूसरे चरण में शुरू से ही हमने देखा है कि विपक्ष की एक रणनीति रही है कि कुछ मुद्दों पर सरकार को घेरे। अभी तक जो मुद्दे उठे हैं उसमें परिसीमन के मुद्दे हैं, भाषा त्रिभाषा फार्मूला पर डीएमके, खासतौर पर दक्षिण के जो राज्य है तमिलनाडु, उसमें डीएमके ने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो परिसीमन का मुद्दा हो या फिर त्रिभाषा फार्मूला का हो। हम देख रहे हैं कि वहां एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी। मांग ये है कि 25 वर्षों के लिए इसे टाल दिया जाए, जबकि गृह मंत्री अमित शाह इस बात को कह चुके हैं कि किसी भी राज्य का, चाहे वो दक्षिण का राज्य हो या कोई अन्य क्षेत्र का राज्य हो, उनको कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनकी सीटों में कोई कमी नहीं होगी। फिर भी हम देख रहे हैं कि इस पर काफी राजनीति हो रही है। ये मुद्दे जरूर हैं, इसके साथ ही साथ कुछ अन्य मुद्दे भी कांग्रेस की तरफ से बीच बीच में उठाए गए। लेकिन कमोबेश हम देख रहे हैं कि बहुत बेहतर तरीके से इस बार बजट सत्र के दूसरे चरण में कार्रवाई चली है। नोक-झोंक हुई है, कई बार नेता विपक्ष और नेता सदन के बीच राज्यसभा में हमने खूब देखा, मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा के बीच। लोकसभा में भी हमने देखा कि कई बार उस तरह की स्थितियां बनी। लेकिन सदन की कार्रवाई हम सुचारू रूप से चलते हुए देख रहे हैं। खूब चर्चा हो रही है, नोक-झोंक भी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं और सदन में सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष के सवालों का करारा जवाब भी दिया जा रहा है। शैलेंद्र, ऐसे में क्या गिलोटिन प्रक्रिया की भी यहाँ पर बात निकलकर जो सामने आ रही है, क्या वो भी हो सकती है? और अगर वो होती है तो किस तरह से उसकी आगे की प्रणाली रखी जाएगी? ये देखिए, मैं अगर दर्शकों को समझाऊं कि बजट पारित कराने की प्रक्रिया पूरी क्या है, तो जो पहला चरण होता है उसमें जो बजट भाषण होता है उस पर चर्चा होती है और उस पर उसका जवाब वित्त मंत्री देती है। उसके बाद जब दूसरा चरण होता है तब उसमें विभिन्न मंत्रालयों की जो अनुदान मांगे हैं उन्हें पारित कराया जाता है। यानी जिन जिन मंत्रालयों को जो आवंटन होता है वो पारित कराया जाता है। उसमें चर्चा में उन मंत्रालयों के कामकाज की बात आती है, सरकार की तरफ से बताया जाता है कितनी मदद दी गई है। ये सब सारी बातें होती हैं जो कि राज्यसभा में कार्यकरण पर चर्चा होती है, यानी मंत्रालयों के कामकाज पर। तो वो पूरी हो चुकी है लोकसभा और राज्यसभा में। और गिलोटिन जिसे बोलते हैं, यानी विभिन्न मंत्रालयों की जो अनुदान मांगे हैं वो पारित हो चुकी हैं। अब फाइनेंस बिल पारित होना है। ये बजट का दूसरा चरण बोलते हैं, यानी कि बजट पारित करने की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ चुकी है। एक हिस्सा पारित हो चुका है, दूसरा हिस्सा
फाइनेंस बिल पारित होने के साथ पारित हो जाएगा, यानी बजट पारित हो जाएगा संसद से। तो वो एक पूरी प्रक्रिया है, उस पर सरकार आगे बढ़ रही है, इसीलिए आज लोकसभा में फाइनेंस बिल को सूचीबद्ध किया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो ऐसे में संसद में जो आज कार्य होने हैं, शैलेंद्र मिश्रा हमारे सहयोगी वो जानकारियां दे रहे थे कि क्या क्या चीजें आज पटल पर रखी जाएंगी और कौन कौन से विधेयक ऐसे हैं जो अब आगे की रणनीति के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो साफ तौर पर काफी महत्वपूर्ण आज का दिन, क्योंकि सोमवार का ये दिन है और सोमवार में क्या कुछ खास है ये भी हम आपको बताते हैं। एक तरफ तो हमने संसद सत्र की बात कर ली, अब आइए दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र जो है, जो आज से शुरू हो रहा है, उसकी बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि आज ये बजट सत्र शुरू होगा और ये 28 मार्च तक चलेगा। आवश्यकता पड़ने पर सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आज सदन में दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज के बारे में कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण भी आज विधानसभा में पेश होगा, जिसमें लोगों की आय और सुविधाओं के बारे में लेखा जोखा होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का बजट सदन में प्रस्तुत करेंगी। वित्त विभाग सीएम के पास है। बजट में इस वर्ष के लिए सरकार की वित्तीय प्राथमिकताओं और विकास एजेंडे का ब्यौरा होगा। सत्र के दौरान प्रमुख वित्तीय और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा होगी और इन पर निर्णय लिए जाएंगे। बुधवार को वित्तीय आवंटन और नीतिगत पहल के विश्लेषण के लिए विस्तृत विचार विमर्श होगा। प्रस्तावित बजट सदन में बृहस्पतिवार को पारित किया जाएगा। तो रेखा सरकार का ये पहला बजट होने वाला है। बजट सत्र को लेकर काफी उम्मीदें यहां पर जताई जा रही हैं। दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगातें यहां से निकलती हुई नजर आएंगी। गिरीश निशाना हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गिरीश, गुड मॉर्निंग। और साथ में आज के लिए दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ा दिन, क्योंकि बजट सत्र में बहुत कुछ होने वाला है। ऐसे में दिल्ली वासियों को किस तरह से जो विकास का रोड मैप है उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा दिल्ली वासियों के लिए? देखिए गौरव, आज नई सरकार यानी कि रेखा सरकार का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। करीब 5 दिनों का ये बजट सत्र है और अगर ज़रूरत हुई तो इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस बजट सत्र के लिए अपने आप सरकार ने बजट तैयार नहीं किया है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने अलग अलग जगह पर जाकर लोगों से बातचीत की है। चाहे सबसे पहले अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं से रायशुमारी की गई, महिलाओं से जो है उनसे राय ली गई। इसके अलावा जो है व्यापारी वर्ग से ली गई, खास तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनसे इसके बारे में जानकारी ली गई कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इसी तरह युवाओं से भी खास तौर पर दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री, जो मंत्री हैं और विधायक हैं, उन्होंने अलग अलग जगह जाकर रायशुमारी की और लोगों से बातचीत की कि क्या वो चाहते हैं, दिल्ली की जो जनता है आखिर क्या चाहती है दिल्ली के बजट में। तो वो तमाम बातें लेकर पूरी तरह से कहें तो उसका एक निचोड़ जो है कल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने बजट में प्रस्तुत करेंगी सदन के अंदर। लेकिन आज से बजट सत्र आरंभ होने जा रहा है और मैं आपको बता दूं इसकी शुरुआत जो है आज करीब 9 बजे से मानी जा रही है। वो इस तरह से क्योंकि दिल्ली विधानसभा में पहली बार खीर सेरेमनी का भी आयोजन किया गया है। खीर सेरेमनी इसलिए क्योंकि दिल्ली सरकार का कहना है कि जिस तरह खीर में मिठास होती है उसी तरह से दिल्ली सरकार के बजट को भी तैयार किया गया है और आगे जो है लोगों के सामने रखा जाएगा, जिसे जल्द मंजूर भी कर दिया जाएगा। गौरव, ऐसे में गिरीश, सीएजी रिपोर्ट की भी बात सामने आ रही है। इससे पहले हमने देखा कि शराब नीतियों को लेकर भी सीएजी रिपोर्ट हुई और उसके बाद स्वास्थ्य का जो बुनियादी ढांचा आम आदमी पार्टी की सरकार में जब देखने को मिल रहा था उस पर भी सीएजी रिपोर्ट, और उसके बाद अब डीटीसी पर सीएजी रिपोर्ट। कितना बड़ा बदलाव यहां से आता हुआ नजर आएगा और किस तरह से आम आदमी पार्टी एक बार फिर से उसको घेरने की जो कवायद है वो तेज होती हुई नजर आएगी? देखिए गौरव, पहले भी जो है दिल्ली सरकार ने कहा था, जैसे ही बीजेपी सरकार दिल्ली के अंदर आई, उन्होंने कहा था कि 14 की 14 जो कैग रिपोर्ट हैं वो सदन में रखा जाएगा, दिल्ली विधानसभा के सदन में रखी जाएंगी। और उसमें से 2 जो कैग की रिपोर्ट हैं वो एक आबकारी और दूसरी हेल्थ को लेकर रखी जा चुकी है, उसको लेख लोका समिति के पास भेजा भी जा चुका है। और आज डीटीसी की तीसरी यानी कि कैग रिपोर्ट की तीसरी रिपोर्ट जो है आज दिल्ली विधानसभा के अंदर रखा जाएगा और जिसपे फिर उसके बाद चर्चा शामिल होगी और देखना यह होगा कि डीटीसी के अंदर क्या क्या और खुलासे सामने आते हैं। हालांकि पिछली दोनों रिपोर्ट के अंदर कई खुलासे सामने आए हैं जिसके अंदर जो पिछली सरकार है, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, वो घिरती नजर आई हैं।
देखिए, निश्चित तौर पर गिरीश, क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा था कि तमाम ऐसी योजनाएं थी जिन पर साफ तौर पर निशाना साधा गया था और वहां पर भी इस तरह की स्थितियां थी कि भ्रष्टाचार में लिप्त आम आदमी पार्टी नजर आई थी। ऐसे में सीएजी रिपोर्ट में अब जो होगा, तो क्या अब की बार भी इसमें जो सदन की जो प्रक्रिया है वो हंगामेदार हो सकती है, क्योंकि इस बात का भी अंदेशा लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि पिछली अगर बात की जाए तो पहले भी जब रिपोर्ट रखी जा रही थी तो विपक्ष ने हंगामा करने की कोशिश की थी लगातार। हालांकि अगर पहले बात की जाए तो पहले शुरुआत में तो कहीं ना कहीं 21 विधायकों को निलंबित भी करना पड़ा था विधानसभा अध्यक्ष को, लेकिन पिछली की अगर बात की जाए तो तब कहीं ना कहीं पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से जरूर चला, क्योंकि उन्होंने एक बार साफ कर दिया था कि अगर इस तरह से वो कहना नहीं मानेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातें नहीं रखेंगे तो उनको सदन से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन आज देखना होगा, क्योंकि आज क्या है कि तीसरी रिपोर्ट आने वाली है, विपक्ष किस तरह से सामने खड़ा होता है, क्या हंगामा करता है, क्या नहीं करता, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे में जो तमाम लूप होल्स है उनको तो ये रिपोर्ट उजागर करेगी, जैसे कि पहले भी हमने देखा, चाहे शराब नीतियों को लेकर रही हो या स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को जो विकसित करने के बाद आम आदमी पार्टी ने कही थी उसकी बात हो। तो ऐसे में जो लूप होल्स हैं उसको कैसे फिलअप करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हमने देखा था तमाम अनियमितताएं यहां पर बरती गई थी। ऐसे में बीजेपी का जो फोकस है वो साफ तौर पर यह है कि कैसे विकसित जो बुनियादी ढांचा है दिल्ली का उसको और विकसित किया जाए। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से पिछली सरकार पे आरोप लगता रहा है और कई चीज़ें धीरे धीरे अब सामने आ रही हैं, कैग की रिपोर्ट के माध्यम से चीज़ें क्लियर हो रही हैं, और आज जिस तरह से डीटीसी की कैग रिपोर्ट सामने आएगी तो उसमें देखना होगा कि क्या क्या चीज़ें और नई खुल के आती हैं, क्या क्या खुलासे होते हैं, किस तरह के घोटाले हुए हैं, वो देखना होगा। गिरीश, एक अनुमानित जो लागत है अब की बार, क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, ऐसे में आम आदमी पार्टी सरकार में जब हमने देखा था कि 76,000 करोड़ रुपए का आवंटन वहां पर किया गया था, अब की बार 80,000 करोड़ से ज्यादा का आवंटन किया जाएगा बीजेपी की सरकार में। तो ऐसे में साफ तौर पर कह सकते हैं कि अब की बार एक नई दिशा, एक नई प्रणाली और एक नई ऊर्जा दिल्ली वासियों को देखने को मिलेगी इस बजट सत्र के जरिए। बिल्कुल गौरव, क्योंकि दिल्ली के विकास की बात की है, क्योंकि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जब दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो कई बातों का जिक्र किया था। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि यमुना नदी को साफ किया जाएगा। तो आपने देखा होगा कि सरकार बनने से पहले पहले, मंत्रिमंडल की शपथ लेने से पहले पहले ही दिल्ली में यमुना की सफाई का काम चालू हो गया, और आप लगातार देख रहे हैं, मैं भी जो है दिल्ली सरकार के साथ लगातार सड़कों पर घूम रहा हूँ कि लगातार जो दिल्ली की सड़कों पर गड्ढे हुआ करते थे और गड्ढों में सड़क हुआ करती थी, उसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से गंभीरता से लिया जा रहा है। और अभी देखिए, मानसून की अगर बात की जाए तो मानसून में आने में कम से 3 से 4 महीनों का समय बाकी बचा है, लेकिन दिल्ली सरकार बहुत गंभीर दिखाई दे रही है। नालों की सफाई अभी से चालू कर दी है, नालों के रास्तों को चौड़ा करना गिरीश, तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी बात बहुत अहम है, और हमने लगातार देखा है कि जब से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई है लगातार एक्शन फॉर्म में नजर आ रही है, और यही एक्शन है जो दिल्ली का कायाकल्प लगातार करता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुदूर वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने कल एक बड़े आतंकवादी ठिकाने का भांडाफोड़ करते हुए वहां से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय राइफल्स और स्थानीय पुलिस के विशेष अभियान समूह द्वारा सांगला के पास सरबारा में संयुक्त अभियान के दौरान इस ठिकाने का पता लगाया गया। हथियारों में 3 AK असॉल्ट राइफल, 23 मैगजीन, 922 राउंड, 7 ग्रेनेड, 4 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, एक घड़ीनुमा टाइमर मैकेनिज्म, 19 डेटोनेटर, 3 मीटर कॉर्टेक्स, एक 4 इंच का सिलेंडर, एक कॉम्बैट ड्रेस, 10 सेंटीमीटर का सेफ्टी फ्यूज और 200 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। बम निरोधक दस्ते के विशेषज्ञों ने आईईडी, ग्रेनेड, डेटोनेटर, टाइमर डिवाइस, कॉर्टेक्स और सेफ्टी फ्यूज को मौके पर ही नष्ट कर दिया। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास घुसपैठ कर एक नर्सरी में छिपे आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने चारों ओर से रविवार को घेर लिया, जिसके बाद दोनों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। फिलहाल 5 आतंकियों के छिपे होने की सूचना है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शाम में आधे घंटे से अधिक समय तक भीषण गोलीबारी हुई। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली। तलाशी के बाद सानियाल गांव के पौधशाला में शाम को
तलाशी अभियान शुरू किया गया था। ये गांव अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तलाशी के दौरान छिपे हुए आतंकवादियों ने पुलिस दल पर भारी गोलीबारी की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। मौके पर पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां क्षेत्र में तैनात कर दी गई हैं। नर्सरी के चारों ओर घेराबंदी मजबूत कर दी गई है और आतंकवादियों को ढेर करने का प्रयास जारी है। प्रदीप शर्मा संवाददाता कठुआ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप का ही रुख करते हैं। प्रदीप, क्या स्थिति और अभी किस तरह से एक्शन फॉर्म में वहां पर सेना नजर आ रही है? क्या ताजा स्थिति है, सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, ताजा हालात जो है, सुबह की पहली किरण के साथ ही सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद थे और उन्होंने सुबह जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकली उसके साथ ही तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है और सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी सतर्कता के साथ कदम दर कदम आगे बढ़ा रहे हैं ताकि किसी प्रकार का जानी नुकसान भी ना हो और आतंकवादियों को भी ढेर किया जाए। लेकिन जो क्षेत्र है जहाँ पर ये छुपे हुए हैं वो एक डेंस फॉरेस्ट एरिया है, जंगली एरिया है, वहां पर एकदम से अंदर घुसना बड़ा नामुमकिन सी बात है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जिसपे कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां से उनकी लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है और जितना कि तमाम इक्विपमेंट्स हैं उनको जहां पर काम पे लाया गया है और इसमें BSF, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, SOG और आर्मी लगातार इस पे पूरी मुस्तैदी के साथ अपने अपने मोर्चों को संभाला हुआ है और कुछ गश्ती टीमें जो है वो लगातार गाँव के आसपास का जो क्षेत्र है जिसको संदिग्ध कहा जाता था, उस क्षेत्र के ऊपर तलाशी अभियान भी शुरू किया गया है ताकि फौरन ये जो काम है इसको निपटाया जाए और जो 4 से 5 आतंकवादियों की बात बताई जा रही है उनको न्यूट्रलाइज किया जाए और उनको अपनी अंजाम तक पहुंचाया जाए। ऐसे में प्रदीप, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर यह सर्च ऑपरेशन तेज गति से जारी है? देखिए, हीरानगर सेक्टर का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, वहां पर हमारे कुछ ऐसे जो नाले हैं सदियों से चले आ रहे हैं, उन नालों के रास्ते से ये आतंकवादी अंदर घुसपैठ करते हैं और हीरानगर जो है एक टारगेट पॉइंट रहता है। मोस्टली वहाँ जांडी का एक मशहूर किला है, तो उस किले के आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर आतंकवादी नालों के रास्ते से चोरी छिपे घुसते हैं और वहां से क्रॉलिंग करते हुए हमारे क्षेत्र में घुस जाते हैं और वहां से आगे इनके जो रूट्स हैं या गाइड हैं वो इनको सपोर्ट करके आगे ले, जैसे डोडा है, रजौरी, पुंछ है, जिन क्षेत्रों की तरफ उनको आगे धकेला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसको ये पाकिस्तान की ISC की तरफ से चलाया जाता है और उसको जम्मू कश्मीर का, अब जो हमारा जम्मू का क्षेत्र है ये बिल्कुल एक सॉफ्ट कॉर्नर था इनके लिए, इसको टारगेट करने की पूरी कोशिश की जा रही है, आतंकवादियों को घुसपैठ करवाई जा रही है और जहां पर बड़ी वारदात करने के लिए पूरी तैयारी करके ये लोग आते हैं। प्रदीप, क्या और भी आतंकियों के खिलाफ कोई इनपुट मिल पाया है अभी तक? कुछ इस तरह की कोई खुलासे की बात अगर सामने आई हो तो? अगर जी, हमारे पहाड़ी क्षेत्र है जैसे बनी है, बिलावर है, बसोली है, पिछले दिनों मुशेडी का जो क्षेत्र था वहां पर 5 हमारे जवान शहीद हुए थे, उसके बाद वहां पर 3 आतंकवादी को न्यूट्रलाइज किया गया और अभी रिसेंटली कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, संदिग्ध हुई है जिसमें कि कुछ लोग मारे जा चुके हैं जो सिविलियन हैं। उसके बाद लोगों में एक पूरा दहशत का माहौल बना हुआ है कि आतंकवादी किस क्षेत्र में घुसे हैं, उनके OGW ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनके सहारे ही ये आतंकवादी जंगलों में छिपे हुए हैं, वहां पर इन्होंने अपने हाइडआउट तैयार किए हैं, वहां पर ही इन्होंने वेपन छुपा के रखते हैं। जब भी कभी सर्च ऑपरेशन होता है तो ये वेपन को छुपा के खुद एक सिविलियन के नाते बाहर निकल आते हैं और इनको ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी सुरक्षा बल जो है पूरी मुस्तैदी के साथ इसमें बिल्कुल सुरक्षा बल जो है मुस्तैदी के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदीप शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो वहां पर जो स्थितियां हैं वो साफ तौर पर इस वक्त लगातार वहां पर एक्शन फॉर्म में जो सेना है वो नजर आ रही है और किस तरह से वहां पर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है ये हमने आपको दिखाने और बताने की कोशिश की। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। तो अपने सोने को काम पे लगाइए, आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात यूपी की। दरअसल संभल हिंसा के मामले में जामा मस्जिद के सदर प्रमुख जफर अली को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कल शाम उन्हें मुरादाबाद जेल ले जाया गया। पुलिस ने जफर अली को कल गिरफ्तार करने के बाद कल चंदौसी कोर्ट में पेश किया। फिर कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में मुरादाबाद जेल भेज दिया। जफर अली पर संभल हिंसा को भड़काने का आरोप है। संभल में 24 मई को हिंसा हुई थी। संभल में सुरक्षा व्यवस्था और भी चाक चौबंद कर दी गई है। संभल के सीओ अनु चौधरी शहर में लगातार निगरानी रख रहे हैं। वहीं संभल की एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा ने कहा है कि संभल में फ्लैग मार्च किया गया और ये नियमित है। इसमें पूरा शहर शामिल था। शहर में शांति बनाए रखने के लिए फोर्स तैनात है। मार्च निकाला गया है और अभी जैसे कि हाल में कुछ समय से संभल की संवेदनशीलता काफ़ी बढ़ी हुई है, तो इसलिए पुलिस और प्रशासन काफ़ी सक्रिय है और ये रूटीन प्रोसेस में है कि हर एक कुछ दिन पर फुट पेट्रोलिंग की जा रही है और क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाई गई है। पुलिस और प्रशासन प्रतिबद्ध है कि हम यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर पूरे प्रदेश में बीजेपी जश्न मनाने वाली है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सरकार का लेखा जोखा पेश करेंगे। इससे पहले कल योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी बैठक की। बैठक में आगामी पर्व त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। पर्व त्योहार के दौरान किसी प्रकार की तनाव से बचने के लिए योगी ने सोशल मीडिया पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात कही। बैठक में यूपी सरकार के सफल 8 वर्ष पूरे होने पर भी चर्चा हुई। सीएम ने सभी जनपदों में 3 दिवसीय जनपदीय विकास उत्सव आयोजित किए जाने के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए। यूपी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर 25 से 27 मार्च तक कई जन कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। तो योगी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं और इसको लेकर जो जश्न है उसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। और ऐसे में हमारे सहयोगी विकास सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे संभल से जुड़ी हुई, क्योंकि संभल में जिस तरह की स्थितियां हैं वहां पर अब जो कार्रवाई है वो किस तरह से आगे सुचारू रूप से बढ़ाई जा रही है, सबसे पहले उसकी जानकारी। जी बिल्कुल, संभल में जिस पुलिस की जो कार्रवाई है लगातार जारी है। इसी कार्रवाई के तहत कल जामा मस्जिद के सदर की गिरफ्तारी की गई है और उन्हें जेल भेजा गया है। इससे पहले संभल पुलिस ने और एसआईटी ने लगभग 80 लोगों से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की है। 24 नवंबर की जो घटना थी, जो बवाल हुआ था, उसमें कई ऐसे संदिग्ध लोग भी पकड़े गए थे जिनका नाता साठा गैंग से भी था। उसमें गुलाम नाम का एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था जिसने वहां पर हथियार सप्लाई किया था। और वहां पर जब वहां पर टीम पहुंची थी और वहां पर जब चीजों को खंगाला गया था, तलाशी अभियान चला था, तो वहां पर ऐसी बुलेट मिली थी जो पाकिस्तान मेड थी। तो तमाम सारी चीजें दर्शा रही थी कि यह घटना किस तरीके से सुनियोजित घटना हो सकती है। अब इस मामले में जामा मस्जिद के सदर जफर अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल उनको तकरीबन 4-5 घंटे पुलिस ने पूछताछ की। तो पूछताछ के बाद उन्हें पुलिस को लगा कि अब उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सकती है, तो पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी कर ली है। वहीं साथ साथ संभल में सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। वहां किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति में कोई संकट न उत्पन्न हो सके, उसके लिए लगातार पुलिस वहां पर चौकसी बरत रही है। और फिलहाल संभल मामले में जो 24 नवंबर की घटना है, पुलिस का एक्शन लगातार जारी है वहां पर। तो ऐसे में क्या और भी धरपकड़ अभी हो सकती है, गिरफ्तारियां और भी हो सकती हैं, और कानून व्यवस्था क्या कह रही है अभी संभल की मौजूदा स्थिति? बिल्कुल, संभल की कानून व्यवस्था पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर सारी चीजें सुचारू रूप से चलती हैं। हमने देखा संभल में इस बार होली भी जश्न के रूप में मनाई गई। वहां पर आमतौर पर रमजान के दिन चल रहे हैं, तो वहां पर लोग रमजान भी मना रहे हैं वहां पर। और इसके बाद ईद उल फितर का त्योहार है, ईद भी मनाएंगे, नवरात्र भी आने वाली है। तो तमाम सारी जो त्योहार है वहां पर सामान्य तरीके से चल रहे हैं। पुलिस वहां पर चौकसी बरतती है। और जो संभल में 24 नवंबर की घटना थी, उसमें तमाम सारे लोगों को जो पकड़ा गया था, उनसे पूछताछ के आधार पर पुलिस अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। क्योंकि तारिक साठा
फरार चल रहा है, देश में है या नहीं है, उन सब चीजों की खुफिया एजेंसियों से भी जानकारी ली जा रही है। संभल घटना के तार कई जगहों से जुड़े हैं और संभल में जो रहने वाली आज से पहले भी संभल की जो स्थिति थी, वहां पर कुछ एक ऐसे इलाके थे जहां पुलिस जाती नहीं थी, वहां के तमाम सारे लोगों के संबंध अफगानिस्तान, कराची और दुबई तक थे। तो कहीं ना कहीं इस जो गुलाम पकड़ा गया था उससे जो पूछताछ में अहम चीजें पुलिस को निकलकर सामने आई हैं, पुलिस उसके आधार पर एक दिशा में आगे बढ़ेगी। तो उस जांच को लेकर पुलिस कई दिशा में काम कर रही है, एसआईटी अलग अलग तरीके से काम कर रही है। और संभल में जो 24 नवंबर की घटना हुई थी उसके लिए न्यायिक आयोग भी बना हुआ है। न्यायिक आयोग भी वहां पर जाकर सभी लोगों से पूछा था, वहां पर अधिकारियों से उसकी बातचीत हुई थी, वो भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है। संभल मामले पर पूरा सच सबके सामने आए और जो दोषी गुनहगार हैं उनको सजा मिले, इसके लिए वहां पर कार्रवाई की जा रही है। ठीक है विकास, योगी सरकार के भी 8 साल पूरे हो रहे हैं। तमाम जनपदों में इस कार्यक्रम को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और किस तरह से इसको मनाया जाए, इसके लिए एक रूपरेखा भी तैयार की गई है। कल जो मीटिंग हुई उसमें योगी आदित्यनाथ ने भी दिशा निर्देश दिए। किस तरह से यूपी जो हम देख रहे हैं लगातार एक विकसित राज्य और तेजी से बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या क्या देखा 8 साल में यूपी ने और किस तरह से जो कार्य योजनाएं चलाई गई उनसे सीधा लाभ लोगों तक पहुंचा है बीते 8 सालों में? बिल्कुल यही आधार और यही उद्देश्य लेकर डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में जब 2018 में अपना काम संभाला तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी प्रदेश में माहौल बदलना, कानून व्यवस्था स्थापित करना और खासतौर से निवेश लाना। इन लक्ष्यों को लेकर आम लोगों तक जन योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, इसको लेकर काम किया गया। तो यहाँ पर प्रदेश सरकार में तमाम सारी योजनाएं ऐसी थी जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होती हैं, उनमें यूपी ज्यादातर योजनाओं में नंबर 1 रहा, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या तमाम सारी अन्य योजनाएं हो। आयुष्मान योजना को लेकर लोगों को आयुष्मान के कार्ड बनवाए गए। वहीं इन्वेस्टर समिट यहाँ पर जब की गई तो 35 लाख करोड़ से ज्यादा निवेशकों ने यहाँ पर निवेश के प्रस्ताव रखे हैं, जिन्हें धरातल पे लाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। वहीं अगर अपराध की दुनिया की बात करें तो संगठित अपराध की पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में कमर तोड़ दी गई। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार योगी सरकार का एक्शन जारी रहता है, चाहे कोई भी माफिया हो, कहीं से भी जुड़ा हुआ हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। वही एक आधार रहा कि उत्तर प्रदेश में जब बाहर से देश विदेश से निवेशक यहाँ आते हैं तो अब अपना यहाँ पर व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं। यहाँ पर खासतौर से एक्सप्रेसवे का जिस तरीके से जाल बना, यहाँ पर रोड की सुधार किए गए, यहाँ पर बिजली की व्यवस्थाएं थी। पहले का एक माहौल था उत्तर प्रदेश में, गिने चुने 3 से 4 जनपदों में ही बिजली रहती थी, लेकिन अब पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार अगर बात करें तो सभी बिल्कुल विकास, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की जो कवायद थी वो साफ तौर पर हमने देखा कि समय के साथ साथ बहुत बड़ा बदलाव वहां पर देखने को मिला है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, स्वास्थ्य की बात कर लें, इसके अलावा जो आप बता रहे कानून व्यवस्था की बात कर लें, वो साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। संभल की हिंसा भी जो हमने देखी उसके बाद से जो स्थितियां थी उसमें भी वहां पर प्रकरण जो रहा है वो तमाम दिशा निर्देशों के साथ बदलता हुआ नजर आया। ऐसे में कितना बदला है यूपी और किस तरह का नया स्वरूप जो अब हम देख रहे हैं, क्योंकि जनपदों में भी इस कार्यक्रम को मनाने के लिए जो कवायद है वो तेज होती हुई नजर आई है। कल की मीटिंग में भी यही सब कुछ वहां से निर्णय लिया गया है। क्या कुछ अहम होने वाला है इन 8 सालों में? बिल्कुल तमाम सारी चीजें बताई जाएंगी। कल से लेकर 25, 26, 27 को प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे समस्त कार्यक्रमों में। और सबसे बड़ी बात रही कि हमने देखा उत्तर प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन हुआ, महाकुंभ हुआ, जिसमें 66 करोड़ से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में महाकुंभ प्रयागराज में आते हैं। हम बात करते हैं अगर अयोध्या की, तो अयोध्या में इस बार रिकॉर्ड बन जाता है, इतिहास बन जाता है कि इतने सारे श्रद्धालु अयोध्या में आए, काशी में आए, मथुरा में आए, नैमिषारण्य में आए। तो तमाम सारी चीजें ये बता रही है कि यूपी किस तरीके से विरासत को भी यहाँ निखारा संवारा जा रहा है, आध्यात्म को यहाँ पर किस तरीके से निखारा गया है, और खासतौर से लोगों की जो जन आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निरंतर काम किया करते हैं और विभागवार सिलसिलेवार उन चीजों की मॉनिटरिंग करते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बजट की बात कहें तो लगातार वो बजट का विस्तार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सीएम योगी ने रखा है, उस दिशा में योगी सरकार लगातार काम निश्चित तौर पर तमाम ऐसी योजनाएं और परियोजनाएं वहां पर चलाई जा रही हैं जिससे साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि यूपी का तो विकास हो ही रहा है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की जो कवायद है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज विश्व टीबी दिवस है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने टीबी उन्मूलन की दिशा में
बड़े कदम उठाए हैं। जमीनी स्तर पर इन प्रयासों के ठोस नतीजे सामने आ रहे हैं। देश टीबी को पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार टीबी मरीजों की जांच और संपूर्ण इलाज मुफ्त में देती है। सरकार का टीबी मरीजों के पोषण पर खास जोर है। स्वास्थ्य मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव आराधना पटनायक ने डीडी न्यूज से कहा कि निक्षय मित्र और निक्षय पोषण योजना टीबी उन्मूलन में काफी कारगर साबित हो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि 100 दिवसीय सघन टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 7 लाख नए मरीज खोजे गए। 2.5 लाख बिना लक्षण वाले मरीजों की खोज की गई और इस दौरान 2.5 लाख नए निक्षय मित्र बने। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय निक्षय पोर्टल के जरिए हर टीबी मरीज को ट्रैक करती है। टीबी के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय निक्षय संपर्क नामक एक हेल्पलाइन चलाता है। निक्षय संपर्क हेल्पलाइन का नंबर 1800116666 है। अब हम लोग मरीज तक ना सिर्फ सिम्टोमेटिक पॉपुलेशन तक जा रहे हैं, हम एसिम्टोमेटिक मतलब जिन लोगों में लक्षण नहीं है लेकिन वैसे वल्नरेबल पॉपुलेशन, जैसे कि जिन्हें बहुत जो हाईली डायबिटिक है, जिन्हें HIV एड्स हुआ हो, जो पूर्व में टीबी के मरीज रहे हों, टीबी मरीज के घर वाले हों मतलब उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हो गए, जो बहुत अधिक स्मोकिंग करते हों, जो बहुत अधिक शराब का सेवन करते हों, और वैसे लोग जिनका BMI कम है लेस देन 18.5 मतलब जो कुपोषित लोग हैं, ये वल्नरेबल पॉपुलेशन में आते हैं। इन सब की पहचान इस अभियान के दौरान किया गया। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्षय रोग यानी टीबी को राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौती करार देते हुए देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए सभी हितधारकों और भागीदारों से एकजुट होकर काम करने का आग्रह किया है। राष्ट्रपति ने विश्व क्षय रोग दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में देश में चलाए जा रहे टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के असाधारण योगदान पर खुशी जाहिर की। राष्ट्रपति ने विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर जन भागीदारी के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय अभियान की प्रशंसा भी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के दौरे पर हैं और इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ओडिशा के नयागढ़ जिले के कांतिलो में प्रसिद्ध नीलमाधव मंदिर जाएंगी और भगवान के दर्शन करेंगी। नीलमाधव मंदिर महानदी के तट पर भगवान विष्णु का एक बहुत पुराना और प्रसिद्ध मंदिर है। दर्शन के बाद राष्ट्रपति मुर्मू नयागढ़ जिले की कलियापल्ली रवाना होंगी, जहां वो भारतीय विश्वावसु शबर समाज फाउंडेशन के स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस दौरान राष्ट्रपति विधानसभा में विधायकों को उद्बोधन कार्यक्रम में भी वहां पर शिरकत करेंगी और कार्यक्रम में राष्ट्रपति विधायकों से चर्चा भी करेंगी। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति विधायकों की जिम्मेदारी, लोकतंत्र में विधानसभा की प्रगति और राज्य के विकास को लेकर अपने विचार साझा करेंगी। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विधायकों को सदन में काम करने को लेकर अपने विचार भी प्रस्तुत करेंगी। प्रसिद्ध गांधीवादी और सामाजिक कार्यकर्ता पासला कृष्णा भारती का रविवार को उनके आवास पर उम्र संबंधी जटिलताओं के कारण निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पासला कृष्णा भारतीय के निधन पर दुख व्यक्त किया। कृष्णा भारती वंचित वर्ग के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने और शैक्षणिक संस्थाओं और गौशालाओं व अन्य को दान देने के लिए प्रसिद्ध थी। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले की रहने वाली कृष्णा भारती का जन्म उस समय जेल में हुआ था जब उनके माता पिता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उसमें बंद थे। उन्होंने अविवाहित रहने का फैसला किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पासला कृष्णा भारती जी के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि वो गांधीवादी मूल्यों के प्रति समर्पित थी। साथ ही उन्होंने बापू के आदर्शों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। चेक।
जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के? 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बारी है अखबारों की सुर्खियों की। और जया हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। जया, गुड मॉर्निंग। क्या है अखबारों की सुर्खियों में आज खास? गुड मॉर्निंग गौरव। अगर हम बात करें दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों की, तो तमाम अहम खबरें आज दिल्ली के समाचार पत्रों में छाई हुई हैं। आइए शुरुआत करते हैं जनसत्ता से। जनसत्ता में सबसे अहम खबर जो है वो है भारत ने चीन के 4 उत्पादों पर लगाया है डंपिंग रोधी शुल्क। डंपिंग रोधी शुल्क क्या है, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर किस तरह से जो घरेलू कंपनियां हैं भारत की, उनको सस्ते आयात से बचाने के लिए कदम उठाया गया है। यहाँ पर जो अहम जो उत्पाद है उसमें हम कहा जा रहा है कि किस तरह से जो सामान्य से कम कीमतों पर चाइना जो है वो भारत इन उत्पादों को बेच रहा था, और ऐसे में इन सरकार का ये कदम बेहद अहम साबित होने जा रहा है। ये जो उत्पाद है, पड़ोसी देशों के 4 उत्पादों पर ये डंपिंग रोधी शुल्क लगाया गया है। इसमें एल्यूमिनियम फॉयल है, वैक्यूम फ्लास्क है। ये ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें सामान्य से कम कीमत पर यहाँ पर चाइना भारत बेच रहा था। तो ऐसे में यहाँ पर भारत ने उन 4 उत्पादों पर डंपिंग रोधी शुल्क लगा दिया गया है। एक अहम खबर है ये, भारत के कारोबार जो देसी मेक इन इंडिया कैंपेन है उसको भी इससे बूस्ट मिलता नजर आएगा। अगली खबर यहाँ पर ले लेते हैं, किस तरह से धर्म आधारित आरक्षण संविधान का उल्लंघन है। कल अहम जो बैठक यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हुई है बेंगलुरु में, उससे जुड़ी खबर है। क्या कुछ तमाम मुद्दों पर वहाँ पे चर्चा हुई, किस तरह से उसके समाधान निकाले गए, इस पर खबर है। कर्नाटक से जुड़ी खबर पर यहाँ पर उनका आरएसएस ने क्या कुछ उसका स्टैंड रहा, उसको अखबार पत्र ने अपनी प्रमुखता से खबर दी है। कर्नाटक में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने के बाद आरएसएस के जो सर कार्यवाह है होस बोले, उनका ये बयान है कि किस तरह से धर्म आधारित जो आरक्षण है वो संविधान का पूरी तरह से उल्लंघन करता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली खबर यहाँ पर हम लेते हैं, दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई है। दिल्ली विधानसभा का सत्र है आज और कल होगा पेश बजट। दैनिक जागरण में ये खबर है, दिल्ली विधानसभा के सत्र को लेकर काफ़ी इस वक्त हल्ला है। हंगामेदार हो सकता है सत्र, क्योंकि जिस तरह से भाजपा सरकार एक्शन में नजर आ रही है। भाजपा सरकार ने पहले ही कहा है कि जिस तरह से आप सरकार के जो तमाम घोटाले रहे, जो तमाम अनियमितताएं रही, उसको लेकर वो रिपोर्ट और जांच को लेकर अग्रसर है। ऐसे में यहाँ पर जो सीएजी रिपोर्ट की यहाँ पर बात हो रही है, डीटीसी की जो गड़बड़ी रही है, किस तरह से डीटीसी घाटे में रही है, उसको लेकर कैग रिपोर्ट भी पेश होगी। और साथ ही जो कल बजट भी पेश होगा उस पर भी नजर होगी कि किस तरह से इस बार जो भाजपा की जो सरकार है 26 साल बाद राजधानी दिल्ली में सत्ता में आई है, ऐसे में रेखा सरकार का पहला बजट क्या होने वाला है, उस पर सभी की नजर होगी। अगली खबर काफी थोड़ी अलग से जुड़ी हुई है। किस तरह से राजधानी दिल्ली के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, काफी ज्यादा प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है और हर साल जब भी इसके एडमिशंस होते हैं, एडमिशंस को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। जो इस बार के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसमें लिखा गया है कि एसिड अटैक पीड़ितों को इस बार डीयू में मिलेगा दिव्यांग कोटा। एसिड अटैक बहुत ही विभीषण ये एक समस्या है, और किस तरह से एसिड अटैक विक्टिम्स को किस तरह से एक बहुत ही मुश्किलों से और दर्दनाक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, ये हम सभी जानते हैं। काफ़ी अच्छी पहल है यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कि उन्होंने अपना दिव्यांग कोटे की जो गाइडलाइंस है उन्हें थोड़ा रिलैक्स करते हुए उसे आगे बढ़ाते हुए एसिड अटैक विक्टिम्स को इसमें शामिल किया है। साथ ही इस बार लोकोमोटो, सेरेब्रल प्लासी, मूक बधिर और दृष्टिहीनता आदि भी इसमें शामिल किए गए हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार के छात्रों को भी दिव्यांग वर्ग में शामिल किया गया है। तो अच्छी खबर है उन लोगों से जो कहीं ना कहीं जिंदगी में उनको एक सेटबैक मिलता है, लेकिन यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि काफ़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, उसमें उनको एक कोटा मिलता नजर आएगा। प्रत्येक कोर्स में दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 5
फीसदी जो सीटें हैं वो यहाँ पर आरक्षित की गई हैं। चलते चलते यहाँ पर खबर पर नजर डालते हैं। दैनिक जागरण की एक खबर है, सिंगापुर वुमेन हॉल ऑफ फेम में भारतवंशी लेखिका, भारतीय संस्कृति, भारतीय कलाकार, भारतीय आर्टिस्ट वैश्विक मंच पर अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अगर हम बात करें क्रिएटिव फील्ड की, आर्ट एंड कल्चर की, तो ऐसे में तमाम विश्व भर में भारतीय अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। इसी कड़ी में अच्छी खबर है यहाँ पर सिंगापुर से, जहाँ पर कमला देवी अरविंदन को उल्लेखनीय योगदान के लिए चुना गया है। भारतीय मूल की हैं वो, लेकिन सिंगापुर में रहती हैं और जानी मानी बेहद मशहूर लेखिका हैं कमला देवी अरविंदन। उनके लेखन के लिए सिंगापुर की वुमेन हॉल ऑफ फेम में उन्हें शामिल किया गया है। इसके साथ इस साल 5 अन्य महिलाओं को भी ये स्थान मिला है। लेकिन अरविंदन अगर हम बात करें तो तमिल और मलयालम भाषा में अपनी बेहद खूबसूरत लिखाई के लिए और अपने कंटेंट के लिए वो जानी जाती हैं और वैश्विक मंच पर भी उन्हें अब सराहना मिल रही है। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं गौरव के पास। शुक्रिया जया, तमाम खबरें जो आप समेट कर लाई दर्शकों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जया हमारी सहयोगी जो कि तमाम अखबारों की सुर्खियां आपके लिए लेकर आई। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने देश में 28 अप्रैल को चुनाव कराने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए एक मजबूत जनादेश की आवश्यकता है। ट्रंप कनाडा पर टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं और कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात भी कह चुके हैं। सऊदी अरब में अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों ने कल रात रूस के साथ युद्ध को समाप्त करने के लिए वार्ता की। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोव ने कहा कि बातचीत के दौरान ऊर्जा सुविधाओं और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। वहीं अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के सबसे घातक संघर्ष के समाप्त होने की संभावनाओं के बारे में आशा व्यक्त की। इजराइल की सेना ने दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनुस में नासर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर हवाई हमला किया और हमास के पोलित ब्यूरो सदस्य इस्माइल बरहूम और 4 अन्य फिलिस्तीनियों को मार गिराया। इजरायली सेना ने कहा कि लेबनान में ऑपरेशन करने वाली उसकी एक टुकड़ी गाजा में संभावित गतिविधि के लिए तैयारी कर रही है। सेना ने बयान में कहा कि स्थिति के आकलन के बाद 36वें डिवीजन ने दक्षिणी कमान में ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी। निमोनिया से उबरने के बाद पोप फ्रांसिस को कल अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद वो वेटिकन स्थित अपने आवास पर पहुंचे। जब पोप फ्रांसिस का काफिला उन्हें लेकर वेटिकन सिटी पहुंचा तो उनकी नाक में ट्यूब लगी हुई थी ताकि उन्हें सांस लेने में दिक्कत ना हो। तुर्की की एक अदालत ने कल राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान के मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी और इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू को भ्रष्टाचार के आरोपों में मुकदमा लंबित रहने तक जेल में डाल दिया। इसके बाद तुर्की में पिछले 1 दशक से भी अधिक समय में देश के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस गुरुवार को ग्रीनलैंड की यात्रा करेंगी। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रणनीतिक अर्ध स्वायत्त डेनिश क्षेत्र में अमेरिकी कब्जे के विचार पर अड़े हुए हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कारोबार जगत की। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। कारोबार और निवेश मानदंडों में ये बदलाव 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएंगे। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। पब्लिक सेक्टर बैंकों की वित्तीय स्थिति में मजबूत वृद्धि देखने को मिली है। इसके कारण सरकारी बैंक की ओर से दिए जाने वाला डिविडेंड वित्त वर्ष 2023 से 24 में 33% बढ़कर 27,830 करोड़ रुपए हो गया। नए गोली पॉप सोडा ब्रांड के तहत यूएस, यूके, यूरोप और गल्फ देशों में भारत के पारंपरिक बेवरेज गोली सोडा का ट्रायल निर्यात सफल रहा। फेयर एक्सपोर्ट्स इंडिया के साथ रणनीतिक साझेदारी ने खाड़ी क्षेत्र की सबसे बड़ी रिटेल चेन में एक लुलु हाइपर मार्केट को भी लगातार डिलीवरी सुनिश्चित की है। फरवरी में घरेलू यात्रियों की संख्या में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले करीब 11% का इजाफा हुआ है। चालू वित्त वर्ष के 11 महीनों में घरेलू स्तर पर 15.51 करोड़ यात्रियों ने हवाई यात्रा की। ई कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेजॉन इंडिया ने अपने प्लेटफॉर्म पर बिक्री करने वाले देश भर के लाखों छोटे कारोबारियों की मदद का ऐलान किया। और आइए अब खबरें देखते हैं खेल जगत से।
आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। सीएसके की तरफ से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और ओपनर रचिन रविंद्र ने अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं मुंबई इंडियंस की तरफ से स्पिन गेंदबाज विघ्नेश ने 3 विकेट झटके। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने अभियान के आगाज की जीत से की है और रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 44 रनों से हरा दिया। मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के सामने जीत के 287 रनों का लक्ष्य रखा था। एक भव्य समारोह में अपनी चैंपियनशिप ट्रॉफी का अनावरण किया। ये लीग 18 अप्रैल से गुरुग्राम में शुरू होगी और इसमें मिस्र, केन्या, अर्जेंटीना, जर्मनी, इंग्लैंड, नॉर्वे और पोलैंड जैसे कई देशों की टीमें भाग लेंगी। इस लीग में 12 टीमें होंगी, जिनमें से 6 महिला टीमें और 6 पुरुष टीमें होंगी। और आइए आगे बढ़ते हैं और नया सवेरा में बात कर लेते हैं मौसम की। और इसी के साथ नया सवेरा में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं कि गोवा के जीवंत वसंत उत्सव के हिस्से के रूप में शिग्मो महोत्सव का भव्य आयोजन चल रहा है और ये महोत्सव 29 मार्च तक चलेगा। नया सवेरा में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो आप लीजिए इन झलकियों का आनंद। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।